बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन ऑपरेशन कैडर के हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर और एग्जेक्टिव ऑफिसर इन दोनों पोस्ट का चूँकि सिलेबस एक है, उस हवाले से ये हमारा सेशन है और आज से हम ये सेशन बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको आपने कम्प्रिहेंसिवली अगर लेके चलते हैं अपने कोर्स को, इंशाल्लाह विद इन जो ड्यू डेट है, ड्यू टाइम है, उसमें हम कवर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का। और आपको बताते चलें कि ये हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल रहेगा www.harvardacademy.com इस वेबसाइट पर। और इसकी एनरोलमेंट के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कुछ वेबसाइट के वरना टॉप पे भी लिखा हुआ है कि आप इस कोर्स में कैसे एनरोल कर सकते हैं। सो ये एक हमारा इनोवेटिव और एक लेटेस्ट कोर्स है जिसमें ये कंटेंट्स कोई नॉर्मली रिपीट होने वाले नहीं हैं एग्ज़ाम में। और साथ में आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी CSS और बाकी वन पेपर की भी प्रिपरेशन ऑनलाइन थ्रू कोर्सेज ऑफ़र करती है, जिससे आप घर बैठे आराम से कम फ़ी में प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट पार्ट। तो ये पार्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट के मुतालिक, और टॉपिक है आज का जिसमें हमने डिस्कशन करनी है व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी। सो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी पे कि प्रोडक्टिविटी क्या है। इसके लिए हम दो एग्जांपल देते हैं, 1 और 2। इन दोनों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट जो है कम अज़ कम नहीं भूलेगा। लेट्स सपोज एक दिन आप घर से निकलते हैं, आपको 9 बजे तक घर से निकलते हैं और 5 बजे वापस आते हैं, और आपको पेरेंट्स में से कोई भी ज़िम्मेदारी देता है कि आज के दिन में आपने 4 काम हैं जिनको निपटाना है, फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ चीज़ लेके आनी है, फ़लाँ चीज़ को जाके कोई आपने लुक आफ्टर करना है, जो भी मामला हैं। अगर 9 to 5 दिन के ये जो आपके पास तकरीबन 7 घंटे बनते हैं, 7-8 घंटे बनते हैं, तो इसमें आपने अगर चारों टास्क कंप्लीट कर लिए तो आप फ़ौरन से ये कहेंगे कि आज का दिन प्रोडक्टिव रहा। अगर आप जाते हैं किसी काम के लिए और कोई काम, लेट्स सपोज आपको कहीं लाहौर जाना पड़ता है, फैसलाबाद जाना पड़ता है, कोई चीज़ ऐसी तलाश करनी पड़ती है जो कि नॉर्मली मार्केट से अवेलेबल नहीं होती, तो आपको वो भी नहीं मिल पाती, तो आप क्या कहते हैं कि दिन आज का प्रोडक्टिव नहीं रहा, या अनप्रोडक्टिव काम रहा है, या अनप्रोडक्टिव जो है मेरा डे गुजरा है। क्यों? आपने कोई काम नहीं कर पाए। यहाँ पे आपने काम 4 टास्क थे, चारों कर लिए, यहाँ पर आप कोई भी नहीं कर पाए, लिहाजा आप क्या कहेंगे कि आपका डे प्रोडक्टिव नहीं रहा। इसी तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट की लाइफ देखें, या आप भी एज ए स्टूडेंट रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप अगर देखते हैं एक दिन आप अपने टॉपिक सेट करते हैं कि 9 to 5 आपने स्टडी करना है, तकरीबन 8 घंटे कल आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको तकरीबन 7 चैप्टर हैं, उन सब को गो थ्रू करना है। आप उस सब्जेक्ट के लिए सारा कुछ काम कर लेते हैं, इन टाइम कर लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मेरा दिन या मेरा जो आज का टाइम है वो बहुत प्रोडक्टिव रहा है। लेट्स सपोज दूसरा इसी तरह का सिनेरियो है, 9 to 5 आपने काम करना है और 7 चैप्टर हैं, लेकिन पहले चैप्टर पे ही आप कहीं मैथमेटिक्स का कोई लेट्स सपोज पार्ट था और आपसे एक चीज़ सॉल्व ही नहीं हुई, सारा दिन आप उसी पे लगे रहें, तो आप कहेंगे कि आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं रहा। सो ये डिपेंड करता है कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम में कितना परफॉर्म किया, कितना काम कंप्लीट किया। सो ये प्रोडक्टिविटी के साथ मंसूब हो जाता है। अगर आपको ये दोनों एग्जांपल्स समझ आ चुकी हैं तो आपके लिए कोई समझना इसमें फ़र्दर कोई दुश्वार नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन के हवाले से जो हमने डिस्कशन की है, प्रोडक्टिविटी इज़ अ क्रूशल कंसेप्ट, अहम कंसेप्ट है किसमें, इन बोथ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे हमें टास्क मिलते हैं, हमने काम करने होते हैं, इस हवाले से दोनों ये कंसेप्ट हैं। सर्विंग एज अ की इंडिकेटर, ये क्या काम करता है, की इंडिकेटर के तौर पे किसके लिए इंडिकेशन करता है कि ये की कौन सी है, किस चीज़ की ये बटन है जो इंडिकेट करती है एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, कि कितना तेज़ी के साथ एफिशिएंटली और कितनी आपने परफॉर्मेंस दी है। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस टू द इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आपने एक बंदा है, आप 2 साथी हैं, 3 साथी हैं,
2 घंटे आपने काम करना है, तीनों ने 2 घंटे में एक ने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 20, एक ने किए 5, एक ने एक भी नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे कि जो 20 प्रोड्यूस करने वाला उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और वो एफिशिएंट भी था, जबकि दूसरा जो बंदा था उसकी परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं कि अलबत्ता जो मिस्टर ए है या मिस्टर ए जिसने 20 प्रोड्यूस की उससे कम है, लेकिन मिस्टर सी से तो बेहतर है मिस्टर बी की, क्योंकि उसने 10 यूनिट्स तो प्रोड्यूस किए ना, 7-8 तो यूनिट्स प्रोड्यूस किए ना, लेकिन जो 0 यूनिट्स पे बैठा हुआ है जिसने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया वो प्रोडक्टिव है ही नहीं। इन एसेंस अगर हम निचोड़ की बात करें, पत्ते की बात करें, प्रोडक्टिविटी मेजर्स हाउ इफेक्टिवली रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं? हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, टू जनरेट गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमने कितनी प्रोडक्ट्स बनाई है या कितना काम किया है। स्टडी का काम होता है या पढ़ाने का काम होता है, ये सर्विसेज में आ जाता है, और अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है तो वो गुड्स बनाने का काम आ जाता है। हायर प्रोडक्टिविटी इंडिकेट्स मोर एफिशिएंट, कि जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है आप उसको कहते हैं कि ये ज़्यादा एफिशिएंसी है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपने रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि 2 घंटे में 20 यूनिट्स अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो पर आवर 10 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो यह उसके रिसोर्सेज की बेटर यूटिलाइजेशन है कि यानी कि 2 उसने घंटे जो इस्तेमाल किए उसने पर घंटा 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, लीडिंग टू अ ग्रेटर आउटपुट। इससे आउटपुट आपका बढ़ जाता है। दूसरे की निस्बत हम जो 10 यूनिट्स बनाए 2 घंटे में, तो वो 5 यूनिट्स पर घंटा वो बना रहा है, तो उसकी विद द सेम फ्यूअर इनपुट, यानी कि इसने एक ही घंटे में 5 यूनिट बनाए, इसने एक ही घंटे में 10 यूनिट बनाए। सो पहले वाला बंदा जो है वो एफिशिएंट है और उसने यूटिलाइज किया रिसोर्सेज को बेटर तरीके से। अच्छा जी, 1 बाय 1 हम इन चीज़ों को कवर करते हैं कि प्रोडक्टिविटी पे जब हमने बात कर ली तो प्रोडक्टिविटी के एस्पेक्ट्स क्या 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 हैं, कौन कौन से मेन इसके की एस्पेक्ट्स हैं प्रोडक्टिविटी के हवाले से। सबसे पहले तो है कि जी डेफिनेशन और इसकी मेजरमेंट के बारे में बात करें तो प्रोडक्टिविटी का जो फार्मूला है उसको आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी इज़ टिपिकली मेजर्ड बाय अ फार्मूला, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट, जितना आपने आउटपुट दिया डिवाइडेड बाय इनपुट, जो आपके रिसोर्सेज आपका हासिल क्या हुआ, आपकी कीमत क्या पड़ी, रिसोर्सेज क्या लगाए। सो आउटपुट कैन बी इंक्लूड, इसमें आउटपुट में दोनों शामिल हो सकते हैं, क्या, गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड, 2 चीज़ें हैं, एक तो गुड्स है, दूसरे नंबर पे सर्विसेज है, और रेवेन्यू जनरेटेड या फिर आपकी आमदन है। वाइल इनपुट्स कैन एम्फिसाइज लेबर, इनपुट में आपका लेबर हो सकता है, कैपिटल, मटेरियल, एनर्जी, या चारों को मिला के भी हम एज अ होल फैक्टर के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। सो ये डेफिनेशन मेजरमेंट का आपको फार्मूला जब आ जाता है तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो लेबर की प्रोडक्टिविटी, आप अगर अपने आउटपुट को लेबर से मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं लेबर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी या लेबर की प्रोडक्टिविटी। दिस मेजर्स द आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर इनपुट। इट इज़ ऑफन कैलकुलेटेड एज द टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय द टोटल आवर्स वर्क। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल दी, 20 यूनिट्स उसने बनाए थे 2 आवर्स में, पर आवर उसने 10 यूनिट्स बनाए, तो ये लेबर की प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कम्पिटिटिवनेस, कि आप जब दूसरे से कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि दूसरी कंपनी के अंदर प्रोडक्टिविटी लेबर के हवाले से क्या है और आपके पास क्या है। इसी तरह जो आप रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, पैसा लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल की कितनी प्रोडक्टिविटी है, तो इस हवाले से जब हम मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं कैपिटल प्रोडक्टिविटी। दिस असेसेस द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यूजेज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल आउटपुट बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड, कि टोटल आउटपुट आपका क्या हासिल हुआ और कैपिटल आपने कितना एम्प्लॉय किया था। हाई कैपिटल प्रोडक्टिविटी इंडिकेट्स द इन्वेस्टमेंट आर यील्डिंग सब्सटेंशियल रिटर्न, कि यानी कि जब आपकी ये रेशो ज़्यादा होती है तो आप ये यानी कि इसका आंसर जितना ज़्यादा होता है, लेट्स सपोज एक बंदे ने 1 लाख वो है अर्न किया है और कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया हुआ था 10 लाख। अब उसकी निस्बतन इसका कंपेयर हम करें कि एक बंदा है उसने 5 लाख अर्न किया है और उसने लगाया हुआ भी 5 लाख था, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा कोई आंसर आता है 0.10 के हिसाब से। अच्छा, तो जबकि दूसरे का आता है 1.0 के हिसाब से, तो ये 1 और 0.1 में बड़ा फ़र्क है। सो यहाँ पे उसने कैपिटल थोड़ा लगा के बहुत ज़्यादा कमाया, सो कैपिटल का उसने बेटर यूटिलाइजेशन की, तो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी दूसरी ज़्यादा है जब हमारा आंसर बड़ा होता है। तो यानी कि आपका जो आंसर है जितना बड़ा होगा रेशो के हिसाब से, सो वो बेटर होगा। इसके बाद आ जाता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जिसको मतलब जितना आपका टोटल आउटपुट है, जितने अपने फैक्टर्स इनपुट के तौर पे लगाएं, सबको मिला के आप डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास जो आंसर आता है। दिस एनकम्पासेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल इनपुट कंबाइंड
इंक्लूडिंग लेबर, कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज। TFP यानी कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज एन इंडिकेटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इनोवेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद आ जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी। अब देखें, एक बंदा है, उसने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है किसी सादा सी जगह पे, किसी गांव के साथ, और उसके पास सिंपल लेबर आती है, और उसने जो एक बिजली का मीटर लगा हुआ है, कोई ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं है, जो काटने शाटने का काम होता है वो भी जो है वो एक मैनुअल तरीके से होता है, एक शख्स को लगाया हुआ है, तो वो प्रोडक्टिविटी के हवाले से अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से वो काट रहा है चीज़ों को, और उसको अगर फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है। जबकि एक और इसी तरह से किसी ने सिटी के साथ उसी तरह की फैक्ट्री बनाई हुई है, और उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके पास हर तरह की सहूलियात मौजूद है। तो निस्बतन जो जिसके पास लेटेस्ट चीज़ें होंगी, स्किल्ड लेबर होगी, तो वो ज़्यादा काम करेगा, वो ज़्यादा आउटपुट देगा, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये इस हवाले से अगर जब कंपेयर करते हैं तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी के प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए फैक्टर्स कौन कौन से मौजूद हैं। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके तरफ आपको फोकस करना होगा ताकि इन्फ्लुएंस हो सके और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। अगर आप उन फैक्टर्स को निगलेक्ट करते हैं, आप उनके ऊपर गौर नहीं करते, तो ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जाती है। सो इस हवाले से आपने फैक्टर्स को देखना है। सबसे पहले तो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एक के पास टेक्नोलॉजी है, दूसरे के पास टेक्नोलॉजी नहीं, तो डेफिनेटली जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। सो द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग एरर्स एंड स्पीडिंग अप प्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे जो फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल, कि आपके पास जो शख्स हैं, ये गांव के लोग हैं, उनको इतनी स्किल नहीं है, वो सादा हैं, कुछ पढ़े हुए हैं थोड़े बहुत, कुछ नहीं पढ़े हुए। जबकि जो एक सिटी के साथ जिसने अपनी फैक्ट्री उसी तरह की बनाई है, उसके पास स्किल लेबर है, हर एक बंदे ने ग्रेजुएशन की हुई है और हर चीज़ को, हर एक को ट्रेनिंग करवाई हुई है, तो वो कौन परफॉर्म बेहतर करेगा? जिसके पास अच्छी लेबर है, जिसके पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल है। तो द स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ द वर्कफोर्स प्ले अ वाइटल रोल। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस कैन इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी। इसके साथ साथ मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस कि एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि दूसरे ने एक MBA या फिर आगे MPhil PhD किसी ने बिजनेस में किया हुआ है और उसका एक्सपीरियंस भी है, उसने वो मैनेजमेंट में बिठाई। तो मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस होगी वो कौन सी मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स और लेटेस्ट जो सिस्टम्स हैं उनको अप्लाई करता है, थ्योरीज़ को अप्लाई करता है। तो जो थ्योरीज़ को, लेटेस्ट को अप्लाई करता है, जिसकी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस लेटेस्ट हैं, अपडेटेड हैं, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। सो इस हवाले से दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग efficient resource allocation, process optimization and motivational incentives contribute to higher productivity। अच्छा जी, आगे चलते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जबकि एक जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपको रिस्पांस मिलता है, आपको वहाँ पे डिमांड मिलती है, वहाँ पे आपको लेबर वर्कफोर्स वगैरह जो है वो स्किल्ड मिलती है। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी बड़ा इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी के हवाले से। Factors such as market competition, regulatory policies, and economic stability can impact productivity levels. A favorable economic environment encourage investment and innovation. फर्दर है जी इंफ्रास्ट्रक्चर कि एक बंदे के पास कोई लेटेस्ट मशीनरी वगैरह नहीं है, दूसरे के पास लेटेस्ट मशीनरी है, तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, बाकी सहूलियात कहेंगे। एक रोड के साथ है, एक जंगल में बैठा हुआ है और उसको जब चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं तो उसको 100 जगह पे वो शिफ्टिंग करनी पड़ती है, कास्ट पड़ती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात भी जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी सिस्टम, सपोर्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस। अच्छा जी, अगला फैक्टर है इनोवेशन कि कितनी आप जिद्दत के साथ, कोई एक मैनुअल तरीके से काम कर रहा है, बाय हैंड सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है, दूसरा जो है रोबोटिक्स और इस तरह की हेल्प ले रहा है, लेटेस्ट मशीनरी लेकर आ रहा है, इनोवेटिव टेक्निक्स अप्लाई कर रहा है। तो जहाँ पे इनोवेटिव टेक्निक्स होंगी, लेटेस्ट या सक्सेसफुल मॉडल अप्लाई कर रहा होगा, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस ड्राइव प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बाय फाइंडिंग बेटर वेज टू यूज रिसोर्सेज।
अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि जो प्रोडक्टिविटी है आप उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं है। जैसे मैंने सादा सी एग्जांपल दी कि एक गांव के साथ सेटअप बना हुआ है, मशीन फैक्ट्री बनी हुई है, एक सिटी के साथ है वो बाकी सहूलियात। अब दोनों की अगर परफॉर्मेंस को या प्रोडक्टिविटी को हम मेजर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आउटपुट पर आवर वर्क कि जो आउटपुट है उसको डिवाइडेड बाई टाइम के साथ करते हैं तो आपके पास पर आवर जो है वो आउटपुट आ जाता है। जिस तरह से मैंने कहा 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है 2 आवर्स में, तो पर आवर कितने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, तो ये पर आवर के हिसाब से है। दिस मैट्रिक एवेलुएट्स लेबर प्रोडक्टिविटी बाय कैलकुलेटिंग द टोटल आउटपुट पर आवर ऑफ द लेबर, जितनी उसने लेबर के टाइम लगाए और जितनी टोटल प्रोडक्शन की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। इसी तरह से आउटपुट पर वर्कर, आपने 10 वर्कर रखे हुए हैं और 200 यूनिट्स बनते हैं, 200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10 वर्कर्स, हमारे पास कितने आ गए, 0 से 0 गया और 20 यूनिट्स पर वर्कर, क्योंकि हमने वर्कर से डिवाइड कर रहे हैं पर वर्कर, ये हमारे पास आंसर है। तो ये भी आपका मेजरमेंट का एक है कि हमारा वर्कर नॉर्मली कितना प्रोड्यूस कर रहा है। दिस असेसेस प्रोडक्टिविटी बाय डिवाइडिंग द टोटल आउटपुट बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। इसके बाद वैल्यू एडेड पर एम्प्लॉय, यानी कि जो एक एम्प्लॉय के साथ साथ उसने वैल्यू एडिशन की है। द मैट्रिक मेजरमेंट मेजर द आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर एम्प्लॉय सब्सट्रैक्टिंग इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम द टोटल आउटपुट, यानी कि जो टोटल आउटपुट में से जो खराब चीज़ें हैं उनको निकाल दें, जो टोटल आउटपुट आपको हासिल हुआ है एम्प्लॉय के हवाले से तो आपने वो देखनी है। तो ये आ जाती है वैल्यू एडेड पर एम्प्लॉय के हिसाब से प्रोडक्टिविटी। इसके बाद आ जाता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपका टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय जितने भी फैक्टर 1, लेबर आर थे F2, वर्कर थे F3, कैपिटल था, ये इस तरीके से सबको जमा करके आप आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल फैक्टर। तो दिस कंप्रीहेंशन मेजर्स कैलकुलेट कंप्रीहेंसिव मेजर calculates the efficiency of all inputs used in production reflecting technological and efficiency improvement। तो ये सारे फैक्टर्स को हम इंक्लूड करके मेजरमेंट करते हैं। सो ये हो जाती है मेजरमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह से मेजर किया जा सकता है। इसके बाद आ जाती है कि प्रोडक्टिविटी की अहमियत क्या है। एक फैक्ट्री है वो गाँव के साथ लगी हुई, सादा लेबर रखी हुई, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, मशीनरी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, जबकि दूसरी है उसने सिटी के साथ लगाई हुई है और महंगी लेबर रख रहा है और टेक्नोलॉजी उसने लगाई है, इनोवेटिव सिस्टम लगा रहा है, मैनेजमेंट उसने अच्छी रखी हुई है। सो दोनों में फ़र्क क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उसको क्या अहमियत है और उसको क्या नुकसान हो रहा है, इस हवाले से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इसकी कंट्रीब्यूशन होता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लीड्स टू हायर इकोनॉमिक आउटपुट कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। तो जो वर्कर्स सिटी वाली फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे उनकी जब परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, उनकी कंपनी ज़्यादा अर्न कर रही होगी, उनको बोनस मिलेंगे, उस बोनस से अपने लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर सकते हैं और उनकी जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगी वो एक्सपोर्ट हो सकती है, जबकि गाँव वाले की एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। सो इस हवाले से जितनी प्रोडक्टिविटी आपकी क्वालिटी की होती है, अच्छी होती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री के लेवल पे भी और एक इंडिविजुअल को भी बेनिफिट देती है, जो वर्कर्स होते हैं, जो फैक्ट्री होती है, जो कंपनी होती है, उसको भी। इसके बाद आ जाता है जी कम्पिटिटिवनेस। आप दुनिया में देखें तो गांव की जो सेटअप बना हुआ है वो दुनिया की बाकी प्रोडक्शन के साथ या जो प्रोडक्ट है उसके साथ compete नहीं कर सकता, जबकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जो है, जो इनोवेटिव तरीके अप्लाई कर रहा है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चीज़ों को फॉलो कर रहा है, तो वो compete कर सकता है इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट में। जब compete कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट उसकी इंटरनेशनल मार्केट तक जाती है, आराम से सेल हो जाती है, तो वो अर्न करता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हाई प्रोडक्टिविटी इनहेंसेस कंपनीज और कंट्रीज कम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एनेबलिंग लोअर प्राइसेस और हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये पूरा फार्मूला चाइना के लिए अप्लाई होता है। चाइना इसी तरह से ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपनी पूरी दुनिया में भेज रहा है, वहाँ पे उनकी प्रोडक्ट सेल होती हैं, वो डेफिनेटली जो है वो कम्पीट करते हैं, कोई और दूसरा उनके साथ इस तरह कम्पीट नहीं कर सकता। इवन चाइना से उन्होंने सीखा और चाइना को वो मार दे रहे हैं। इसी तरह से जो एक प्रोडक्टिविटी होती है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी आपकी सेल ज़्यादा होंगी और साथ में आपके प्रॉफिट्स मार्जिन होगा, तो प्रॉफिट भी आप अर्न करेंगे। अगर आप 10 यूनिट बनाते हैं और पर यूनिट आपके 10 रुपये प्रॉफिट मिलता है आपको, तो 100 प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर इसी तरह से 100 यूनिट बनाते हैं तो 10 के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है, तो आप 1000 अर्न करेंगे। लिहाजा जो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। फॉर बिजनेसेस इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ट्रांसलेट इनटू लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट,
हायर प्रॉफिट एंड बेटर इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये ऑपरेशनल कास्ट इसलिए कम पड़ती है क्योंकि आपने जदीद सिस्टम लगाया होता है, मशीनरी बेस्ड आपकी प्रोडक्शन होती है, रोबोटिक्स होती हैं। इसके अलावा हायर प्रॉफिट्स होता है, यानी कि आपका प्रॉफिट अर्न होता है ज़्यादा इसलिए होता है कि आपकी जो स्पॉइलेज है या जो आपके स्क्रैप है वो चीज़ें कम होती हैं, और इसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आपकी डेफिनेटली बढ़ती है। और आपको कम कीमत इसलिए, जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, आप रॉ मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो आपको उस पर भी डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मार्केट में डिमांड्स इंक्रीज़ होती है, आपकी चीज़ें सेल होती हैं, तो उसके साथ साथ लोगों को रोज़गार के मौके भी मिलते हैं। द वाइल हायर प्रोडक्टिविटी कैन इनिशियली लीड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट। शुरू में क्या होता है कि जहाँ पे एक बंदे ने 100 बंदे रखे हुए हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर और वो 1000 यूनिट बना रहे हैं, इसी तरह से वो एक टीम आती है 10 लड़कों की, वो कहती है कि जी आपने 100 बंदे रखे हुए हैं, 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम 10 बंदे आपको जो है वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। सो क्या होता है, वो कहता है बस ठीक है, तब तुम एक दफ़ा परफॉर्मेंस दो। परफॉर्मेंस वो दिखाते हैं, वो एफिशिएंट वर्कर्स को रख देते हैं, बाकी जितने भी लेजी हैं उनको सार को छुट्टी कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होती है ड्यू टू ऑटोमेशन। इट आल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज फोस्टिंग अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। इस तरह से फिर जो बाकी वर्कर्स हैं वो भी एफिशिएंट हो जाते हैं, उनको भी पता होता है इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हमें हर जगह धक्के पड़ेंगे, वरना हमें अपनी प्रोडक्शन जो है या अपनी स्किल्स जो है उनको इन्हेंस करना पड़ेगा। सो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा वेज ग्रोथ होती है, जो एक कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उसके प्रॉफिट बढ़ते हैं, उनको बोनस मिलता है, उनकी वेजेस बढ़ाई जाती हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही जो सैलरीज है वो इंक्रीज कर सकती है। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफन रिजल्ट्स इन हायर वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़। अ बिजनेस कैन अफोर्ड टू पे मोर व्हेन दे जनरेट मोर आउटपुट पर वर्कर, यानी कि जब उनकी आमदन ज़्यादा होगी तभी वो ज़्यादा पे कर सकेंगे। चैलेंजेस टू प्रोडक्टिविटी और इसकी इंप्रूवमेंट के लिए जो चैलेंजेस हैं, प्रोडक्टिविटी की इंप्रूवमेंट के लिए चैलेंजेस क्या हैं, जब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं आपको कौन सी मुश्किलात होती हैं उसका हमने तज़किरा अब यहाँ पे करना है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास मशीनरी पहुंचती नहीं है, या फिर आपको लोड शेडिंग वगैरह के मसाइल होते हैं। टेक्नोलॉजी जो आप लेके आए हुए हैं वहाँ पे काम, जबकि मैनुअली जहाँ पे काम कर रहा है, बिजली हो ना हो काम तो चलेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो बिजली के साथ चलेगी। बिजली में अगर लोड शेडिंग, जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल है, उसमें अगर इस तरह से मसले आएंगे तो मशीनरी सही तरीके से काम नहीं कर सकती। 8 घंटे में लेबर आपकी बैठी हुई है और 3 घंटे उसमें से लाइट नहीं होती, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड आपकी प्रोडक्शन है तो वो आपकी प्रोडक्शन रुक जाती है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैन बी डिस्ट्रप्टिव रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन न्यू स्किल्स एंड इक्विपमेंट। कि आपकी एक जो पहले मशीनरी थी वो एक्सपायर हो सकती है, ऑब्सलीट हो सकती है, उससे लेटेस्ट मार्केट में आ जाएगी, तो उसके लिए आपको खरीद के लेके आने में टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। सो ये टेक्नोलॉजी की वजह से भी आपकी डिस्ट्रप्शन आती है क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा रेजिस्टेंस टू चेंज, कई सारे लोग होते हैं जो मैनुअली काम कर रहे थे वो मशीनरी पर नहीं जाते, जो एक मशीनरी पर काम करना आसानी से जान लेते हैं, वो इनोवेटिव या लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो थोड़ा अवॉइड करते हैं कि यहाँ पर मुझे काम ना करना पड़े, पहले वाला सिस्टम अच्छा था। सो एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन में changes in the processes and technological hinting productivity improvement। so इस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय रिसोर्सेज ख़राब होते हैं। इसके अलावा जो रिसोर्स होते हैं उनके कॉन्स्टेंट होते हैं कि आपकी लेटेस्ट मार्केट में टेक्नोलॉजी तो आई है, आप परचेज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उसको परचेज़ कर सकें। सो इस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बजाय आपकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट होता है। लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल, स्किल लेबर और रॉ मटेरियल्स कैन रेस्ट्रिक्ट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। इसके बाद आ जाता है जी रेगुलेटरी एंड पॉलिसी बैरियर, कि रेगुलेशन कुछ ऐसे होते हैं या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाती हैं कंट्री टू कंट्री जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इनकंसिस्टेंट और रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ कैन इम्पीड इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एफर्ट। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान है, दोनों ममालिक की तरफ से अगर प्रोडक्टिविटी और डिमांड भी है, लेकिन दोनों ममालिक में एक्सपोर्ट का एक रुझान नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं है एक दूसरे से ट्रेड करना। सो यहाँ पे आके आपका एक प्रॉब्लम होता है, प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट होता है। सो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी भी होती है कि इकोनॉमिक के जब हालात ठीक नहीं होती, वॉलेटाइल होते हैं, पूरे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी होती है या इकोनॉमिक जो डिप्रेशन में कंट्रीज़ चल रहे होते हैं या पूरी वर्ल्ड चल रही होती है, तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होती है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी सच एज inflation or recession can negatively impact productivity by disrupting production processes and reducing demand। अच्छा जी, पूरे टॉपिक को हमने हर एंगल से कवर कर लिया है। ये आपका एक कम्प्रीहेंसिव थ्योरी के साथ साथ आपका MCQs पैटर्न भी कवर हो जाता है। तो अब अगर हम टॉपिक को कंक्लूड करें, प्रोडक्टिविटी इज़ अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, रिफ्लेक्टिंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर विद लेस। It is influenced by various factors including technology, human capital, management practices
and economic conditions. Measuring and improving productivity is essential for economic growth, competitiveness, profitability, and overall societal well-being. Addressing the challenges and fostering an environment conducive to productivity enhancement can lead to sustained progress and prosperity. So ये थी आज का हमारा सेशन. अब हम चलते हैं क्विज़ की तरफ. अगर इसी पार्ट में से कोई जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उस हवाले से ये क्विज़ है, आपने अटैम्प्ट करनी है. आपको बताते चलें कि आपने ऑप्शंस सारे रीड करने हैं और वीडियो को स्टॉप कर लेना है जब तक आप अपने ऑप्शन को फाइनल ना कर लें. तो मैं आपको साथ में आंसर का ऑप्शन भी दिया करूंगा, लेकिन आपने आंसर की तरफ मूव करने से पहले जो ही ऑप्शन डी को मैं क्लिक करूंगा आपने वीडियो को स्टॉप कर लेना और उनको रीड करना है जब तक आपको सही तरीके से समझ नहीं आ जाती कि आपका ऑप्शन कौन सा आपने चूज़ किया है, तब तक आप आंसर के ऑप्शन पे मत जाएं. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्रोडक्टिविटी जनरली डिफाइंड एज? द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. B. The ratio of output to inputs in the production process. Option C. The amount of capital invested in production. Option D. The number of hours worked by employees. So आपने अपना यहाँ पे आंसर चूज करना है. Right option is B. The ratio of outputs to inputs in the production process. Question number 2. Which type of productivity measures the output per unit of labor input? Capital productivity, total factor productivity, labor productivity, input productivity. Right option is labor productivity. Question number 3. What factor is primarily associated with increasing productivity by automating processes and reducing errors? Economic environment, technological advancement, human capital, infrastructure. Right option is B. Technological advancement. Question number 4. Which metric measures the net output produced per employee, subtracting intermediate goods from the output? Output per hour worked, output per worker, value added per employee, total factor productivity. Right option is C. Value added per employee. Question number 5. Why is high productivity important for a country's competitiveness? It reduces the need for innovation. Option B. It allows for lower production costs and competitive pricing. Option D. C. It decreases the need for skilled labor. Option D. It reduces the amount of capital needed. Right option is B. It allows for lower production costs and competitive pricing. Question number 6. What does total factor productivity TFP measure? The productivity of labor only, the productivity of capital only, the productivity of all input combined including labor, capital and other resources. Option D. The productivity of technological advancements. Right option is C. The productivity of all inputs combined including labor, capital and other resources. Question number 7. Which factor involve the skills, knowledge and expertise of the workforce influencing productivity? Technological advancement, human capital, management practices, economic environment. Right option is human capital. Question number 8. What is one of the main challenges to productivity improvement related to employee and organizational resistance? Economic volatility, technological disruption, resource constraints, resistance to change. Right option is D. Resistance to change. Question number 9. How does high productivity affect wages for employees? It leads to lower wages as business reduces cost. It has no effect on wages. Option C. It often results in higher wages because business can afford to pay more. Option D. It leads to higher taxes which reduce the net wages. Right option is C. It often results in higher wages because business can afford to pay more. Question number 10 and last question. What principle ensures that productivity reflects the ability to produce more with less? Economic growth, competitiveness, efficiency, profitability. Right option is C. Efficiency.
आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आपको बताते चलें कि कंप्लीट कोर्स आपको हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पे एनरोलमेंट के बाद एक्सेस मिलेगी। यहाँ पे हम सिर्फ एक डेमो लेक्चर्स अपने कोर्सेज के हवाले से, ताकि आपको टीचिंग मेथडोलॉजी का आइडिया हो जाए कि आप किस तरीके से लर्न करना मुनासिब समझते हैं। इस हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे गिवन नंबर जो कि वीडियो के शुरू में भी दिया था और आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।